नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 1 जुलाई 2022 को देयर वाज अ कंप्लीट प्लास्टिक बैन इन इंडिया और उसके बावजूद भी जो प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या है वो अभी भी अनचेक्ड है भारत में। क्यों है ऐसा, आइए आज इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम प्लास्टिक पोल्यूशन को चेक नहीं कर पा रहे हैं भारत में। So these are the news articles. You can see it here. Why plastic pollution in India is still unchecked? Why plastic pollution continues unchecked in India? इतने रूल्स रेगुलेशंस के बावजूद भी। तो न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया ने आउटलॉ कर दिया था प्रोडक्शन, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, स्टॉक पाइलिंग नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, और जो भी यूज़ है स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का फ्रॉम 1 जुलाई 2022। ठीक है, इसी साल। अगर इन आइटम्स की बात करें तो प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी जिसमें कि फोक्स, स्पून्स, नाइफ, स्ट्रॉज, ट्रेज आ जाती हैं, स्टरर्स आ जाते हैं, एयरबड जिसमें प्लास्टिक स्टिक्स होती हैं, बलून स्टिक्स जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं, फ्लैग्स जो प्लास्टिक के बने हैं, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, डेकोरेशन मेड ऑफ थर्मोकॉल एटसेट्रा। इतनी बड़ी ये लिस्ट थी। वो सभी प्लास्टिक विच वर स्मॉलर देन 100 माइक्रोन्स, दे वर ऑल बैंड, प्रोहिबिट कर दिया गया था इन आइटम्स को कि इनका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जहां इसका जो उद्देश्य था, ये जो डिसीजन लिया गया था प्लास्टिक बैन का, उसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि रिड्यूस किया जाए ग्रोइंग प्लास्टिक पोल्यूशन को देश में। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम थी। ये जो जुलाई में जो रूल आया ना, जो ये बैन लगाया गया, इसमें पैकेजिंग प्लास्टिक को इंक्लूड नहीं किया गया। In this so much lengthy list also, packaging plastic was not included in the banned products. इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था फॉर रिसाइकलिंग देयर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। तो बैन नहीं किया, लेकिन कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल कर दिया अंडर दी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज EPR, कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप रिसाइकिल करें जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग हो रही है वेस्ट की। ठीक है, नाउ EPR क्या है, क्या एग्जैक्टली हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़ हियर, इट इज़ काइंड ऑफ अ केस स्टडी जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कमियां कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। इस चैनल पर आपको मेरे सभी सेशंस की PDFs मिल जाती हैं वीकेंड्स पर। वीकेंड पे मैं सभी क्लासेस की PDFs आपको शेयर कर देती हूँ। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ सबसे पहले हमको समझना होगा EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जुलाई से पहले 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पब्लिश किए रूल्स जो कि अमेंड कर रहे थे शेड्यूल 2 ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उसका जो शेड्यूल 2 है उनमें कुछ संशोधन करने के लिए कुछ रूल्स आए। अभी जो EPR गाइडलाइंस थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इनको क्लियरली बताया गया इन रूल्स के द्वारा। ये जो नए रूल्स आए हैं ना, जो पब्लिश किए गए हैं, इसमें क्या EPR गाइडलाइंस होंगी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इसको क्लियरली बताया गया। नाउ I cannot in detail tell you about the plastic waste management rule 2016. You have to go and check them once. ठीक है, इसको समझ लेना, बट मेजरली EPR से रिलेटेड है। तो कैसे इसका यूज होगा, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसके बारे में क्लियरली बात करते हैं रूल्स। यहाँ पर ये क्लियर किया गया था कि एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये पल्यूटर की जिम्मेदारी होगी, उस पर लेवी किया जाएगा एज पर दी पल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो पल्यूट कर रहा है वो पे करेगा। इस प्रिंसिपल के आधार पर जो पल्यूटर है उस पर इसकी एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन की जिम्मेदारी होगी, उस पर लेवी किया जाएगा। अगर EPR टारगेट्स आर नॉट मेट, जो भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के टारगेट्स हैं वो नहीं मीट किए जा रहे हैं बाय द प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ब्रांड ओनर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, मतलब उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर वो नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो भाई आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, एनवायरमेंटल कॉम्पोजिशन आप पर लेवी किया जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ये उनको कंपलसरी कर दिया गया कि आपको रजिस्टर करना होगा थ्रू दी ऑनलाइन सेंट्रलाइज पोर्टल और सबमिट करना होगा अपना एक्शन प्लान टू द CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू दीज जो गाइडलाइंस थी, जो अमेंडमेंट करने की बात हुई कि आप क्या करोगे, रजिस्टर करो ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल पर, सेंट्रलाइज पोर्टल जो होगा, और साथ में सबमिट करो कि आपका एक्शन प्लान क्या है, आप कैसे ये सब करने वाले हो। अपनी ईपीआर जो जिम्मेदारी है आपकी प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल करने की, स्पेशली जो पैकेजिंग वेस्ट है उसको, तो आप कैसे करोगे, क्या एक्शन प्लान है, ठीक है। ये था। इसके जो ये किया गया उसके लिए जो सरकार की जो आशा थी, अपेक्षा थी, या सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई ईपीआर गाइडलाइंस क्या करेंगी, जो गाइडलाइंस लाई गई हैं फरवरी 2022 में, ये बूस्ट करेंगी टू फॉर्मलाइज एंड फर्दर डेवलप द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है, इन गाइडलाइन से वो और ज़्यादा बेहतर होगा, वो ढंग से फॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब एक्चुअली पीपल विल बी कंट्रीब्यूटिंग एंड दे विल बी डूइंग थिंग्स विच आर नीडेड। वो फॉर्मली किया जाएगा और साथ में वो डेवलप भी होगा, इम्प्रूव होगा। वो यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो अलाउ करेगा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सबको रजिस्टर करने के लिए बोल दिया गया है, तो क्या होगा, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी हो जाएगी ईपीआर ऑब्लिगेशंस की, और साथ साथ ये जो कंप्लायंस बर्डन है कंपनीज पे उसको भी रिड्यूस करने में मदद करेगा, है ना, थ्रू दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स। ठीक, ये सरकार को अपेक्षा थी कि ऐसा होगा, लेकिन हाउएवर यही एक मेन कॉज ऑफ कंसर्न हो गया कि केवल नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पीपल आर अडियरिंग टू द ईपीआर रूल्स। केवल नाम मात्र कुछ लोग ही हैं जो इनको अडियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर भी किया है ऑनलाइन सेंट्रलाइज पोर्टल पर, क्योंकि कोई सजा, कोई पीनलाइजेशन अभी फिलहाल इसमें नहीं है शायद। इट इज मेजरली ऑन द पेपर्स, द रूल्स आर देयर, दो दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, दो इट हैज बीन मेड कंपल्सरी, बट अभी भी उसका जो एक तरह से द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट बीइंग रियलाइज्ड, प्रॉबेबली आई विल से हियर। केवल कुछ लोग हैं जो अडियर कर रहे हैं ईपीआर, जो भी उनकी जो भी कंप्लायंस है उसको लेकर, या फिर रजिस्टर भी कर रहे हैं, राइट। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज येट टू बी रियलाइज्ड, दो दे आर रूल्स, ठीक है। फरवरी दूसरा आने वाला है। चलिए, जिसकी वजह से जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अनअकाउंटेड हैं, मतलब कहीं पर उनका है ही ना। रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या था कि पता लगता रहे, है ना, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है तो उनकी एक्टिविटीज़ रिमेन अनअकाउंटेड फॉर। तो सीपीसीबी या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो या जो भी डिपार्टमेंट जो कंसर्न है इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, उनके पास ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है ना। उनको ये पता है कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट है वो कहाँ पे वो कितना वो कलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसको सेग्रीगेट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी रिसाइकलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि किसी ने रजिस्टर ही नहीं किया है। वेरी फ्यू पीपल हैव डन दैट, वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स और ब्रांड्स हैव डन दैट, नॉट ऑल हैव डन दैट। तो अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिस पर हम काम करें। दिस इज़ वन प्रॉब्लम। इसके अलावा एक्शन प्लान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है, वैसे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्शन प्लान की, और ईपीआर जो टारगेट्स हैं प्लास्टिक प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स के, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जहाँ फरवरी 2022 में ये कहा गया कि आप ये दीजिए, वहीं आयरॉनिकली जो जुलाई का नोटिफिकेशन आया, जो अमेंडमेंट किया गया बैन करने के लिए, उसमें इस ऑब्लिगेशन को कि आपको सबमिट करना है एक्शन प्लान, उसको हटा दिया गया, उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो फरवरी में ईपीआर पर ऑब्लिगेशन आया कि एज अ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ब्रांड ओनर्स, ऑन द प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स, ये आपको ऑब्लिगेटरी दैट यू हैव टू सबमिट द एक्शन प्लान। लेकिन जुलाई आते आते उसको स्क्रैप कर दिया गया इस नोटिफिकेशन के द्वारा कि आपको एक कंपलसरी नहीं है, ऑब्लिगेशन हटा दिया गया। अब खुद से कोई बिना ऑब्लिगेशन के इसको नहीं कर रहा है, ये आयरॉनिकल है। हाउएवर द ईपीआर रिमेन सेम। उसके अलावा जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो चीज़ें करनी है वो अभी भी सेम है, सिर्फ ऑब्लिगेशन को रिमूव किया गया है 2022 जुलाई वाले नोटिफिकेशन में, जहाँ पे बैन की बात की थी प्लास्टिक की, ठीक है। Now, even though the EPR targets are laid down by the CPCB, they are based on voluntary disclosure. EPR के टारगेट्स जो हैं वो CPCB ने ले डाउन तो किए हैं, बताए हैं कि आपको ये करना है, ये आपके कलेक्शन, सेग्रीगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकिल आप कैसे कर रहे हो, बता दिया CPCB ने। लेकिन कौन इसको कैसे कर रहा है
उस संबंध में कितना वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, कितना सेग्रीगेट हो रहा है, कितना रिसाइकिल हो रहा है, ये डिस्क्लोजर वॉलंटरी कर दिया गया। मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डिस्क्लोज करें बाय द प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स अबाउट द क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड। कितना प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हुआ है, कितना इम्पोर्ट हुआ है, उससे कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये सब डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी, या डिस्क्लोज करना वॉलंटरी बेसिस पर कर दिया। ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। In this session, we are talking about the problems why we are still dealing with plastic waste, why it is still unchecked. These are the reason why it is unchecked. These are the loopholes we can see. ठीक है. However, it is not happening since most of them are reluctant to make the disclosure publicly. एक तो reluctant नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर ये डिक्लेरेशन दे भी रहे हैं, जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर सपोज करो हम ये कहते हैं चलो डिक्लेरेशन आ भी रहा है, what is the surety that the declaration is genuine, कि वो genuine declaration दे रहे हैं? there is no check, there is no way of checking it कि कितना actual में सही है कि नहीं है, genuine है या वो under reported है। हो सकता है आ रहा हो 100 मीट्रिक टन टोटल करके, लेकिन बता रहे हो सिर्फ 15 मीट्रिक टन, नहीं पता ना, ये हमें पता ही नहीं, कोई श्योरिटी ही नहीं है इसमें। नाउ जहाँ दूसरी तरफ एक बात बता देती हूँ मैं आपको, रूल्स थे वो एम्फेसाइज कर रहे थे कि जो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं वेस्ट कलेक्शन में, उनको हैंड ओवर करना होगा वेस्ट फॉर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग और आइडेंटिफाइड एंड यूजेस। इन्हीं के अंडर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, या जो भी एंटिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं वेस्ट कलेक्शन में, उनको भी हैंड ओवर करना है द वेस्ट फॉर ट्रीटमेंट, जो हैंड ओवर कर रही हैं, रूल्स में एम्फेसाइज किया गया है, या फिर रिसाइकिल किया जा रहा है, या फिर आइडेंटिफाई किया जा रहा है एंड यूजर्स को, कैसे क्या किया जा रहा है। हर कंपनी को रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट लाना होगा अपने रिसाइकलिंग पार्टनर से, ये भी कहते हैं रूल्स ईपीआर वाले, पर ये भी नहीं हो रहा। इवन दो द ईपीआर गाइडलाइंस हैव प्रिस्क्राइब्ड अ सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन एंड ऑडिट एंटरप्राइजेस, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पेपर टाइगर, सिर्फ पेपर पर है, एक्चुअली में नहीं। ईपीआर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि भाई वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, ऑडिट भी होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अभी इन पेपर है, नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। दीज आर दी प्रॉब्लम्स व्हाई इट इज हैपनिंग। दूसरा लेक्यूना ये है कि जो प्रोड्यूसर या ब्रांड हैं वो क्रेडिट्स भी ले सकते हैं अगर वो अपने ईपीआर टारगेट्स पूरे नहीं करें। लेट्स से किसी ब्रांड को ईपीआर टारगेट दे दिए हैं कि आपका ईपीआर टारगेट्स में इतना आपने वेस्ट रिसाइकिल किया है, या आपको उसने किस तरह से आपने मैनेज किया है, इतना आपको मिनिमम करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी छोटे ब्रांड से दे कैन बाय दी क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट की तरह। तो ये भी एक लैक्यूना है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करके कोई और जो कर रहा है उसका क्रेडिट ले सकते हैं, उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, लेकिन इससे वेस्ट तो रिड्यूस नहीं हो रहा ना। नाउ एक और समस्या है, प्लास्टिक जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता, उसका क्या हो, वो भी दिक्कत है। तो ईपीआर में जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें रिजिड प्लास्टिक आता है, जो पैकेजिंग है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, इसमें फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग आती है, सिंगल या मल्टी लेयर की जो होती है, इसमें प्लास्टिक शीट्स आती हैं, कवर्स आते हैं जो प्लास्टिक शीट के बने होते हैं, कैरी बैग्स आते हैं, प्लास्टिक सैशेज आते हैं, पाउचेज, या फिर जो मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, जो रिसाइकल नहीं होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कुछ आंकड़े। अ वूफिंग 3.5 मिलियन मीट्रिक टन, इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है भारत में एनुअली, और ये सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता लगा है 2019-20 की, 3.5 मिलियन मीट्रिक टन। नाउ इसमें एस्टिमेट ये किया गया कि 15.8 लाख टन जो है पर एनम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वाज रिसाइकल्ड। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इतने में से 15.8 लाख टन्स ये रिसाइकिल किया। इसके अलावा 1.67 लाख टीपीए जो ये है टन्स पर एनम, ये को प्रोसेस किया गया, विच मीन्स 50% ऑफ द टोटल प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस इज रिसाइकल्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। ठीक है, केवल 50%। यहाँ पर हमें नोट करना है कि जो सारे प्लास्टिक हैं, मोस्टली जो मल्टी लेयर्ड वंस हैं, जैसे शैम्पू के सैशे आते हैं, चॉकलेट रैपर्स हैं, या चिप्स के पैकेट्स आते हैं, इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। और इनका जो तरीका है, जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है ना, वेस्ट जो है वो अधिकतर जलाया जाता है।
जिसकी वजह से एक और पोल्यूशन की समस्या आ जाती है। लैंड पोल्यूट होती है, एयर पोल्यूट होती है, वाटर पोल्यूट होता है। तो ये एक और विशियस फॉर्म हो जाता है। नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन, यहाँ पर तो एयर पोल्यूशन लिखा है लेकिन इसमें और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, नाउ अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों को देखें, दिस इज द रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अकॉर्डिंग साल 2021-22 में भारत में जो प्लास्टिक की डिमांड थी, दिस वाज 21-22, इट वाज 20.89 मिलियन टन, जिसकी उम्मीद है कि 2023 तक ये बढ़कर ये एक्सीड कर जाएगी 22 मिलियन टन को। इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी हमारी डिमांड है प्लास्टिक की देश में। ठीक है, अब अगर जो प्लास्टिक वेस्ट में एंगेज हैं या प्लास्टिक में एंगेज अगर हम यूनिट्स की बात करें तो वी हैव 4,953 रजिस्टर्ड यूनिट्स जो एंगेज हैं प्लास्टिक्स में 30 स्टेट्स और यूटीज़ में, मतलब राज्यों और जो 2 कुछ यूटीज़ में भी, टोटल 30 में। ठीक है, ये CPCB की रिपोर्ट में कहा गया है। 823 अनरजिस्टर्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं 9 स्टेट्स और यूटीज़ में। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ रोबोस्ट इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब ये तो चलो फॉर्मली रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड करके आ गए, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें रैक पिकर्स होते हैं, है ना, रिसाइकलिंग के लिए जो जाता है, जो कचरा बीनते हैं लोग, उसमें भी बहुत सारा प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, विच कैरीज आउट रिसाइकलिंग इन अ बिग वे, वो भी रिसाइकिल करते हैं। बट अभी भी चलो रिसाइकलिंग वाले वेस्ट की तो हम कह सकते हैं फिर भी कि चलो जो रिसाइकलेबल वेस्ट है वो रिसाइकिल हो रहा है, लेकिन अभी भी नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट की कोई रेमेडी नहीं है। और इकलौता सल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करने का या इसको कंट्रोल करने का ये होगा कि नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट हैज़ टू बी स्टॉप्ड एट दी सोर्स। उसको उसके सोर्स पर ही रोकना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करा तो ये समस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। प्लास्टिक पोल्यूशन इज गोइंग टू रिमेन अनचेक्ड इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10, या आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं प्लस आइकॉनिक कॉम्बो, या फिर ऑप्शनल के लिए टू गेट 10% डिस्काउंट अलॉन्ग विद माई गाइडेंस विद योर प्रिपरेशन। इसके साथ साथ बैचेस हमारे 27 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। अल्टीमेट बैच फॉर UPSC CSE 2023 बाइलिंगुअल बैचेस हैं ये। CSAT के लिए जो ऑफर है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है 31 अक्टूबर तक। अभी जाइए, इंश्योर कीजिए कि CSAT आपके सिलेक्शन को ब्लॉक ना करे। डोंट लेट CSAT ब्लॉक योर सिलेक्शन। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। पूरी तैयारी आपकी CSAT की यहाँ पर कराई जाएगी। Compete is now live, जहाँ पर आप बैटल कर सकते हो और ये देख सकते हो where do you stand along with winning a lot of prizes here. UCSC is back on November 13th, सुबह 11 बजे होने वाली है चैम्पियनशिप। अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को पक्का कीजिए। साथ ही UPSC के लिए हम लेकर आए आपके पास, आपके लिए 0% EMI ऑप्शन विद लोन फैसिलिटी, यानी कि आपको लोन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मेंस टेस्ट सीरीज, जिसको हम कहते हैं कि आप एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। UPSC CSE मेंस GS के 79 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से थे, जहां पर आपको 25 से ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, वैल्यूएशन और मॉडल आंसर्स भी मिल रहे हैं, और आपको 9 मिनट में एक आंसर को लिखने की जो कला है वो भी सिखाई जाएगी। अभी जाइए, एनरोल कीजिए। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज अगेन माई मैजिकल कोड विच इज़ NDLive10। ना केवल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है बल्कि मेरी गाइडेंस भी मिलती है, मेरा सपोर्ट मिलता है। आई विल हेल्प यू कौन से सेशंस अटेंड करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन सी क्लास आप कर सकते हो। आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई विल गाइड यू विद एवरीथिंग। लास्ट माइल ये फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जहाँ पर ना केवल आपको डैफ एनालिसिस मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे बल्कि साथ साथ आपको करंट अफेयर क्लासेस, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी मिलेंगी। कोड इज़ NDLive10। इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है विच इज़ डाउट ब्राउज फीचर, जिसको आप अवेल कर सकते हैं विद दीज 3 स्टेप्स, जिसमें आप UPSC CSE मेंस GS 2021 के जो PYQs हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू विल गेट सैम्पल आंसर्स एंड यू नो व्हाट टू राइट एंड हाउ टू फ्रेम आंसर्स थ्रू दिस फीचर। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. Thank you so much. God bless you, and do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. God bless you. Thank you.